सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों को और प्यारी बुआ आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीपा बिटिया, कैसी हो? बिल्कुल अच्छे हैं बुआ। और जब बहुत बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है ना, ज्यादा मजा आता है। अच्छा भी लगता है, बहुत सारी बातें भी करने का मन करता है। हाँ। और ऐसा लगता है कि हाँ, बुआ आई हैं तो कुछ 2-4 बातें सीख के भी जाएंगे। ठंड आ रहे हैं ना, ये तुम लोग ना डरा देती हो। अब ऐसा हमें बस नहीं। समझना पड़ेगा, कुछ अच्छी सी ऐसी बात बतानी पड़ेगी। अब लो, फिर हम बस कल ही बच्चे हुए थे, आज फिर बड़े हो जाए हम। ये तो गलत बात है ना। देखो भाई देखिए, अनुभव का जो एक पिटारा रहता है ना, ऐसा लगता है उसमें से जितना चोरी कर लिया जाए उतना अच्छा। चलो, हम तैयार हैं कि तुम लोग लूट लो हमको। और हम इसलिए भी तैयार हैं और ये भी तैयार है कि हम और इस खजाने को बढ़ाते चलें और तुम लोगों का खजाना भी बढ़ता चले। और ढेर सारा इसी तरह से उम्र के साथ साथ बढ़ता ही चलता है। और उम्र की जब बात आती है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना दीपा बिटिया, कि उम्र के साथ कुछ लोगों की तो कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की नहीं कम होती हैं। जैसे गुस्सा। हाँ बिल्कुल। वो इसके बारे में तो बहुत सारी बातें करनी कि भाई गुस्सा क्यों आ जाता है। हाँ। या कम होना चाहिए, किसी का नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं होता जैसे है? कहते हैं ना, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ठंडा होता जाता है, लेकिन कुछ लोगों का तो जैसे लगता है बढ़ता जाता है। तो भाई बहुत सारे कारण होते ही होंगे जी। और आज तो दादी माँ के नुस्खे में हम अलसी लेकर आए हैं, अलसी के बीज जी, है ना। और गीत मंजरी में हम जो हल्की हल्की शुरू हो गई ना, ठंडी हवा, प्यारी 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 सी, उसके बारे में बात करेंगे बुआ। और शादी की भी बहुत धूम होने लगी है। सबसे ज्यादा धमाल तुम ही मचाती हो। लेकिन धूम तो मचती है, लेकिन किस तरह से हम पैसे बर्बाद करते हैं या पानी की तरह बहाते हैं जी। तो ऐसा हो कि धूम भी हो, बचत भी हो और मजा भी बना रहे। हाँ। लेकिन वो एक अपने सीमित बजट में हो तो अच्छा। अरे नहीं, देखो बिटिया, ऐसा है ना कि बजट तो बहुत सारा है जी। लोग रखते हैं, क्या लो शादी के लिए तो सब इकट्ठा किया था। ये बात ही सही है। तो अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब नहीं कि बहा दीजिए, है ना जी। बिल्कुल। तो और बहुत सारी बातें हैं। हाँ। आजकल बुआ, हम जो जिनकी शादी होने वाली नवयुवकों और युवतियों को हमने सुना है। हाँ। वो कहते हैं कि क्यों इतना खर्चा करना, हमें आगे भी तो जिंदगी चलानी है, हम नहीं थोड़ा संभाल लें। लो, अब हमने तो ऐसा सुना है, कहते हैं लो शादी तो एक बार ही होती है। अब 1 लाख का लहंगा आ गया तो क्या हो गया, एक ही बार तो पहनना है और एक ही बार तो सजना है, बार बार थोड़ी हम दुल्हन की तरह सजेंगे। इसलिए तो बुआ हम कह रहे थे कि बहुत सारी जानकारी आपसे भी लेनी है। हाँ तो भाई, लेकिन देखो अभी ये तो उल्टी हो गई ना। तुमने कहा कि लड़कियां आजकल ऐसा कहती हैं और हमने ऐसा सुना है, कहते हैं अरे भाई शादी एक बार ही है, भाई शान से होना चाहिए। तो सब तरह के लोग हैं, लेकिन समझदारी तो कहीं ना कहीं हमें बीच में निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बीच का रास्ता होना चाहिए। हाँ। और बिल्कुल बहा भी नहीं देना है और ऐसा भी नहीं करना है कि सामने वाले या मेहमान जो आते हैं ना, उन्हें ये ना लगना चाहिए कि क्या कंजूसी से करी भाई, और ऐसा भी ना हो। बिल्कुल सही है, यही तो हम कह रहे हैं कि आपके मेहमान को भी लगे और दूसरा आपकी भी जो बहुत सारी अरमान हैं, आपकी जो खुशियां हैं, आपने इतने सालों से संजोई थी, चाहे वो माता पिता हों कि अपने बेटे की शादी में ये करेंगे या बिटिया की शादी में ये करेंगे, या वो युवक और युवतियां जिनके विवाह हो रहा है, उनके बहुत सारे अरमान होते हैं कि अपनी शादी में ये करेंगे, तो वो भी कहीं ना अधूरे रह जाए। बिल्कुल, वो भी पूरा हो। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो थोड़ा हिसाब से ही करना है, हाँ। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। जो चाहते हैं कि हम बहुत खर्चा नहीं करना चाहते, हाँ। हम थोड़ा आगे के लिए बचाना चाहते हैं, तो जैसे सबसे पहले हम क्या देते हैं, शादी का न्योता देते हैं। हाँ, कार्ड छपता है, ओहो, वहीं से शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। फलां की शादी में तो ये मोटी दफ्ती का कार्ड था, 5 पन्ने का था, और उसकी तो एक एक की जो लागत थी वो 1,000 रुपए थी। तो हमारा तो उसके थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन उतना तो रहना चाहिए। लेकिन जो बजट वाले होते हैं वो सोचते हैं कि सिंपल सादा सुंदर सा, और जो लिखा जाए, पूरी सारी जानकारी लिखी हो, वो हमें चलेगी और हमें पसंद भी आती है, लोग उसे भी पसंद करते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब आप कि ये सोच की बात है कि इसका प्रयोग क्या है आगे, है ना। इससे सिर्फ आपको सूचना देनी है, लोगों को बताना है, ना तो इससे कोई स्वाद बिगड़ने वाला है किसी का, ना कोई रौनक बिगड़ने वाली है ना। एक आपको सूचना देनी है, वो बहुत सादे ढंग से भी हो सकती है।
और आप ये भी रखें, जैसे आजकल जमाना हो गया, आप डिजिटल भेज देते हैं जी। तो ऐसा ना करें कि नहीं अभी हम तो पुरानी परंपरा पर भी चलेंगे। तो भाई जहां आप डिजिटल नहीं भेज सकते, जो आपके बुजुर्ग आपके रिश्तेदार हैं या कुछ ऐसे खास हैं जिनको आपको लगता है, उनके लिए एक सीमित मात्रा में कार्ड छपवा लीजिए। बिल्कुल। और ये व्हाट्सएप वगैरह पर अपना काम चलाइए। किया जा सकता है। जो मनोहर पत्रिका न्योते से पहले जो दी जाती है तो वो भी व्हाट्सएप पे किया जा सकता है। मनोहर पत्रिका है या तारीख के लिए हम बोलते हैं ना कि भाई आप अपनी ये तारीख फला तारीख सुरक्षित रखिएगा, तो वो वाला निमंत्रण भी हम इस तरीके से भेज सकते हैं। बिल्कुल सही है। और इसके लिए आप डाक विभाग की सेवा लीजिए। ऐसा ना सोचिए कि हम बिल्कुल कुरियर लगा दे सबसे महंगा वाला दिखाने के लिए कि एकदम आश्वस्त हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब वो अलग बात है कि जैसे कुछ लोग कार्ड के साथ बेटे की शादी है तो मीठा नमकीन भेजते हैं, उसमें कटौती मत करना, है ना। हाँ, वहाँ नहीं करेंगे। है कि नहीं? नहीं, हम हर जगह कटौती करने नहीं बोल रहे। नहीं, हमें डर लग रहा है वैसे दीपा, तुम पता नहीं क्या क्या बता दोगे कि ये मत करिए वो मत करिए। नहीं, बस हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता हो, बहुत ना बहुत खर्चीला हो, ना ही बहुत ऐसा लगे कि अरे बहुत ही बचा लिया, इस तरह मतलब यही देखना चाहिए। जैसे कार्ड जैसी चीज है, बहुत सादा हल्के रंग का हो, उसमें गाढ़े रंग से लिखा हो, मतलब लिखावट दिखाई दे, सारी बात ठीक से हो। उस लिखावट पर आप ज्यादा मेहनत करें कि उसके शब्द ऐसे हों कि आपका वो रंग और कार्ड की जो गुणवत्ता है वो उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाए। वो इतना प्यारा लिखा होना चाहिए कि लगे जैसे आप बात कर रहे हैं। जी, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। बस आदमी को लगेगा कि बस हमें बुला ही रहे हैं, बस चलें। तो कुछ इस तरीके की चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब भाई देखिए, अब आपने जैसे बात करी ना शादी का कार्ड, तो मेहमानों की लिस्ट बनती है। तो लिस्ट बिल्कुल जरूर बनाइए, उसमें कहीं कोई हम कटौती करने नहीं बोल रहे बुआ। और ये बिल्कुल कम नहीं करना है। लेकिन जो कार्यक्रम होते बहुत सारे होने लग गए जी। पहले नहीं होते थे, पहले होते थे, जैसे तरीका बदल गया। जैसे मेहंदी का फंक्शन घर पे ही हो जाता था जी, हल्दी घर पे ही सब लग जाती थी, और गणेश पूजन है या आपके जो भी हमारे श्रोताओं के घर में और जो छोटे छोटे पहले वाले जो कार्यक्रम होते थे वो घर से होते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, हर एक की थीम होने लग गई है। हर एक के लिए ड्रेस कोड भी बोलते हैं कि ये भाई हल्दी वाले दिन हरे कलर के कपड़े पहन के आना, मेहंदी वाले दिन हरे कलर के कपड़े, और हल्दी में आप पीले कलर के पहन के आइए। तो इस तरह की चीजों में ये सब घर पे भी किया जा सकता है। भले ही आप वो जो कलर बोला जा रहा है वो पहन के आए, जो करें, इन सब चीजों को नहीं बुआ हम घर पे भी कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि पहले तो लोग कहते थे कि 10 दिन बारात रुकती थी, या कम से कम 3 दिन का तो कार्यक्रम होता ही था। अच्छा, पहले दिन तो शुरू में हम सब ने बड़ा मुंह बनाया, अरे अब किसी के पास समय नहीं है, ये 3-3 दिन 4-4 दिन कौन रुकेगा, एक दिन की शादी करो चलो। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने उसको नए अंदाज में, जैसे तुमने कहा ना कि हर चीज को एक विशेष अवसर बनाकर, होटल बुक करके, कहीं जगह पे जाकर और बहुत तामझाम से, जैसे शादी जैसा ही उसको भी बना दिया। और अब वैसे ही 4-5 दिन का भी फिर से आयोजन होने लगा। तो ये हमें फिर से गौर करना चाहिए। होने ही लगा है ना। अच्छा, फिर वही बात होती है कि देखा देखी, अब लो उनके भी तो हुआ था, प्री वेडिंग सेशन होता है, पहले प्री वेडिंग पार्टी हो जाती है, बैचलर्स पार्टी जिसको कहते हैं, होती है कि अब भाई इसके बाद अरे शादी में भी तो मिलोगे, वैसे ही तो एंजॉय करोगे, वैसे ही तो खुश होगे ना। जी, वो हम तो यही कह रहे थे, हम ये बोलना चाह रहे थे कि प्री वेडिंग को अगर आप हटा सकते तो हटा दीजिए, लेकिन अगर आपको शौक है और आप यादगार एक बनाना चाहते हैं। अच्छा चलो जी, तुम जो कह रही हो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जब शादी होगी तो जो सहेलियां मिलकर, लड़की मान लो शादी है, मान लेते हैं हम, या लड़के की शादी है, तो वो सब धूम धमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसको पार्टी मत करिए, भाई घर में रख लीजिए, या घर में नहीं कहीं जाना है ऐसे ही कर लीजिए बिना किसी आयोजन के। केवल बैठ के क्या गाना बजाना नहीं कर सकते, हाथ बोल नहीं सकते? कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की कैसी इच्छा होती है, पूरे शूटिंग वो कहीं पे जा करके, कोई खुला मैदान या कहीं गार्डन में जा करके, या कोई स्टूडियो में जा करके, बकायदा जो कैमरा वगैरह होता है ना, उसमें वो बढ़ा रही हो तुम। तो भाई वो तो विवाह के दिन भी आप मिलेंगे ही, वैसे ही मस्ती मारेंगे, और विवाह के तुरंत बाद भी क्या सब कुछ जीवन खत्म तो नहीं हो जाता? बिल्कुल नहीं। ऐसे लगता है हम पता नहीं किस उसमें जाने वाले हैं, जेल के अंदर कैद होने वाले हैं कि बहुत बहुत एंजॉय करना है। तो इस सब चीजों को आपको एक बार फिर से विचार करना होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं ठीक है। ये था कि मान लीजिए अगर आप चाहते ही हैं कि ये करना ही, हमें ये इस तरह का फोटोशूट करना ही है, तो कोई आपके दोस्त तो मिल ही जाते हैं ना जिनके पास अच्छा सा कैमरा होगा, भाई उनको ले जाओ और खिंचवा लो। उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजर बुला करके और इन सब चीजों का खर्चा ना करे तो लेकिन एक बात और है कि जैसे लोग आजकल इवेंट ऑर्गेनाइजर बुलाते हैं, व्यवस्था करवाने वाले, तो उसमें देखो अभी हर चीज को हम काट नहीं सकते। बहुत हद तक अगर आपकी शादी में बहुत ऐसे मेहमान आपके खास आ रहे हैं जिनको पूरी तवज्जो चाहिए,
जी, और दूर दूर से आ रहे हैं और वो ऐसी ही सुविधा में रहने के आदी हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था भी सारी की है, तब ऑर्गेनाइजर जरूर रखें ताकि वो उनके लिए गाड़ी आदि की व्यवस्था कर सके, आपको सुकून थोड़ा सा रहे। तो इन सब चीजों में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास बजट कितना है, आपके पास मेहमान कैसे आ रहे हैं, है ना। और हम ये सोच रहे थे बुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके दोस्त और रिश्तेदार बहुत सारे हैं और आपकी खूब अच्छी बनती है, मान लीजिए ये ऐसा परिवार है कि इनकी खूब पहचान है, तो अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर ना रखें और इन्हीं सबको ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वही हम कह रहे हैं ना कि आपको देखना होगा कितना समय है आपके पास। तो आपको चुनना होगा कि आपके पास जो भी रिश्तेदार या तुम बता रही हो कि दोस्त हैं, उनमें कौन क्या बेहतर कर सकता है। कोई शारीरिक श्रम अच्छा करता है ना, कोई होता है व्यवस्थापक बहुत अच्छा होता है, कोई पैसे का हिसाब बहुत अच्छा रखता है, बिल्कुल दांत से पकड़ के रखता है, हर आदमी से पूछ पूछ के पैसे देता है ना। बिल्कुल, घर में जैसे होते थे कि पहले दे दिया जाता था ताऊ लोगों को पूरा बटुआ और कागज और कलम कि जिसको 2 रुपए भी देंगे तो आप लिख के देंगे और पूछ के देंगे कि क्यों दे रहे हैं जी। और वो बैठे होते थे एक ही जगह पे, एक जगह। अब कोई होता है कि जहाँ पर खाना बन रहा है वो वहां पर बैठना बिल्कुल ठीक के बैठ जाते हैं, देखते हैं कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो रहा है, या जो बन रहा है उसका स्वाद कैसा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया तुमने बात कही कि आप अपनी एक टीम बना सकते हैं जो आपके पूरे इवेंट का मैनेजमेंट करे, पूरी व्यवस्था को देख ले। क्योंकि वो ऐसी शादियां देखी हैं जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर रखे ही नहीं। लो, और हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था ना, तो क्या व्यवस्था सही नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। तो ऐसे ही चुन चुन के लोगों को दिया जाता था कि कौन क्या करेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन जो है सारी सजावट देखेगा, कौन किस चीज में बेहतर है, कौन पैसे के मामले में समझदार है, उसकी याददाश्त सही है, ठीक से लिखता है, पूछ के देता है, या सब लोग उसकी बात मानते हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है। तो और इसी तरह से अब डेकोरेशन की जो बात आती है, नहीं, डेकोरेशन की बात तो बिना गीत के नहीं हो सकती। अब तुम डेकोरेशन कर रही हो फिर गाना सुना नहीं रही हो। चलिए, गाना व्यवस्था में तो ये भी जरूरी है ना। जी बिल्कुल। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे ससुर जी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बुआ, कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद हम फिर आ गए हैं बुआ। बातें हो रही थी शादी और बचत यानी बचत के साथ फिर हाजिर हो गए हम लोग। जी। तो देखो हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा कि मेरे बाबा की मामी थी, आज भी हैं, उनकी एक कहावत सुनाती थी, देखो सिख आणी लागो भीख। मतलब लोगों के देखा देखी में हम भी अगर वैसा ही करने चले तो जल्दी ही भीख मांगने का वक्त आएगा। हाँ, आज के ज़माने से कर्जा लेना आसान है तो किसी को इतनी नौबत नहीं आती, फिर भी कर्जा लेना भी एक तरीके की भीख ही है। बिल्कुल, तो ये बात बहुत सही है। हाँ जी जी, बहुत देखिए ना कितनी बातों बातों में कितनी अच्छी बातें निकल आती हैं। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कोरोना काल में जैसी शादियां हुई हैं जी, तो एक सबक है हम लोगों के लिए कि क्या ऐसी शादियां सामान्य दिनों में नहीं हो सकती। उन लोगों ने भी शादी की और जैसे कि अभी हम लोगों ने गीत सुना कि सोन मछरिया ले जाएंगे, वो तो जाएगी ही जाएगी, आप चाहे रोके या ना रोके या जो भी करें, या पैसा पानी की तरह बहाएं या बहुत अच्छी तरीके से करें, कम पैसे में करें, बिल्कुल, है ना जी। और भोजन की जब बात आती है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है भोजन जी, इसकी व्यवस्था, तो उसमें बहुत तरह के पकवान बनते हैं बुआ जी कि इतनी सारी चीजें बना दी जाती है कि लोगों को ही, जो आने वाले हमारे मेहमान हैं, वो ही कभी कभी समझ में परेशान हो जाते हैं कि हम ये लें या वो लें। अब कुछ लोगों का है कहना है कि भाई अलग अलग उम्र के लोग आते हैं तो कुछ छोटे उम्र का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बड़े उम्र का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखा जा सकता है कि बहुत सारी प्रकार के बदले में कुछ अच्छे और जो कि जिस परिवार को आप हर उम्र को जो पसंद आ जाए इस तरह के रखे जाएं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं और जैसे भाई उम्र की अगर हम बात करें तो 4 ही वैध अवस्था तो मानी जा सकती है ना, तो चारों के अगर आपने 2-2 भी रखे तो 8 ही हुए, तो इतने आप विकल्प दे सकते हैं। और बुजुर्गों के लिए भी खुला है कि जो बच्चों का खाना है वो आप खा सकते हैं, बाकी तो सबके लिए खुला ही है। बिल्कुल। तो लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हर उम्र के लिहाज से 2-2 उनके लिए विकल्प रखे जा सकते हैं कि ये ना पसंद आए तो ये खा लेंगे और बाकी तो मैदान खुला ही है। लेकिन हाँ, अब ये 16 तरह का अगर केवल अचार ही हुआ तो उसमें क्या कहोगी, है 20 तरीके का केवल सलाद रख देते हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि देखा देखी वाली बात है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है दीपा बेटा कि व्यर्थ बहुत होता है, व्यय बहुत हो जाता है, बेकार हो जाती है चीजें, और हम इसलिए चक्कर में ले लेते हैं ज्यादा चीजें। सब चीज हम चखेंगे तो चखते चखते पेट भी भर जाता है, तो कहीं ना कहीं पेट खराब भी हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान मेहमान भी रख सकते हैं और जो बुला रहे हैं जिनके घर में शादी, वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो सब और एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है शादी का जोड़ा। हाँ, वही हमने पहले ही कहा था आपने कि भाई अगर एक ही दिन होनी है जिंदगी में, ये दिन एक ही आना है, तो क्यों ना मैं मेरे पसंद का पहनूंगा या पहनूंगी। और इसमें एक और विचार है कि कुछ लोगों को देखा सुना है हमने अपने आसपास में कि वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो भी स्थानीय डिजाइनर है उनसे अपना जोड़ा सिलवा लेते हैं, जैसे पसंद का हो, जो कपड़ा है उसमें जो आपको कशीदाकारी करवानी, जो करवाना करवा लीजिए, फिर वही डिजाइनर उनसे वापस ले लेते हैं। तो पैसा भी बच जाता है और आपका जो आपका मन है उस दिन का, जो आप जो अच्छा महंगा पहनना चाहते हैं वो भी पूरा हो जाता है। और फिर वो जो बाद में रखा रह जाता है ना, वो जोड़ा जो बाद में हम कभी नहीं पहन पाते, उसको और मुश्किल है। पूरा एक बक्सा बन जाता है। बक्सा जी। तो भाई उस तरीके की चीजों से बचें। ये जो तुमने बताया ये बहुत अच्छा प्रचलन हो गया है, इसको किया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है। उसके संग संग एक बात और है कि अगर आप थोड़ी सी समय है आपके पास तो पहले आप खुद ही कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं, तो भी उतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना कि आप एक किसी डिजाइनर से खास करके खरीदें उसको, या किसी बड़ी महंगी दुकान से उसको जाकर खरीदें। तो जैसे हमने पहले ही जो दाम बताया तो हमको तो दोबारा बताने में भी डर लग रहा है। तो उस तरीके की चीजों होते हैं इतने दाम होते हैं, लेकिन आप अगर आपका अगर बजट है तो भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप खुद थोड़ी सी मेहनत करें, सामान खरीद लें, थोड़ी थोक की दुकान पर जाकर गोटे आदि जो उसमें लगते हैं, या कशीदाकारी तुमने जैसे कहा कि आपको करवाना है, जरदोजी का काम करवाना है, कढ़ाई करवानी है, वो सब अगर आप खुद करवाएं तो एक तो आपका बिल्कुल अद्वितीय होगा, अलग होगा बिल्कुल। और उसके संग संग ये भी है कि कहीं ना कहीं दाम कम भी आपको कर सकते हैं। दाम भी कम होगा, और कुछ जो आपके जो बुनकर हैं या कढ़ाई करने वाले हैं उन्हें भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये है कि कभी हमको क्या होता है कि जो हमारा घर है, मतलब खास जहाँ पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, एक हमको रिसेप्शन वहां देना पड़ता है, एक हम जहाँ काम कर रहे हैं, तो वो भी बचा जा सकता है। आप सबको बुला लीजिए और एक ही जगह अगर आप रिसेप्शन जैसा प्रोग्राम अगर कर लेते हैं तो बहुत सारा खर्चा बच जाता है बुआ। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन अगर सच बात है कि फिर हम जैसे कहेंगे बार बार कि दीपा पैसा बचा रही, लेकिन हम कहते हैं कि अगर
ऐसा लगता है आपको कि आपको 2 जगह करना है, तो सीमित पैसे में, सीमित संसाधनों में थोड़ा कम पैसा खर्च करके आप उसको भी 2 जगह कर सकते हैं। लेकिन हर जगह बहुत ज्यादा दिखावेबाजी के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो केवल एक भी करेंगे तो आप मतलब अच्छा खासा चूना लग सकता है, हमें लगता बिल्कुल है ना। सही बात है। और समझदारी से चलना चाहिए, समझदारी से सब चीजों में, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे अब वो लोग मेहमान जा रहे हैं उनको रिटर्न गिफ्ट देना है, तो वो देना है नहीं देना ये आप निश्चित कर लीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप दें। आप ऐसी चीज कभी कभी हम दे देते हैं जो कि दूसरे के लिए बिल्कुल व्यर्थ होती है जी, है ना, सिर्फ इसलिए कि सब लोग देता है तो हमें भी देना, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत मोड़ है बुआ, तो इसमें इच्छाएं भी पूरी कर ली और जहाँ हो सकता है वहां पे बचाइए। नहीं, कोशिश करें, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे हमारे साथी यही लिखकर भेज रहे हैं कि होड़ होड़ में शादी में लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं जो पूर्णतः अनुचित है। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लेकर ताउम्र उस कर्ज को नहीं चुका पाता। वही दहेज जैसी कुप्रथाओं से आज भी हमारा समाज त्रस्त है। एक पिता हमारे सारे जीवन की कमाई को पुत्री के विवाह में लगा देता है, फिर वर पक्ष संतुष्ट नहीं होता और अंतिम क्षण में शादी टूटने की नौबत तक आ जाती है। शर्म की बात है कि स्वयं एक पुत्री का पिता होने के बावजूद बेटे की शादी में वही पिता पुत्र वधु पक्ष से अनुचित मांग करता है। तो भाई कौन मांग करता है, कौन है बेटे का पिता? हम और आप ही तो हैं जी। तो जो हम प्रश्न उठा रहे हैं हमें अपने गिरबान में देखना चाहिए और इस बात पर सच बात है कि कोशिश करना चाहिए कि लगाम लगे, है ना। बिल्कुल। और एक गीत सुन ले क्या? हाँ। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे शादी में दुल्हन जैसे, क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे 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 पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे, मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं, सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। बुआ ये गीत इसलिए सुना है क्योंकि जब कभी कोई नाराज हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है कि कारण क्या है। तो
तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि वो गुस्सा करके जाहिर कर दे कि हम नाराज हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि बता दे तो समझ में आए, अगर हमारी गलती तो उसे सुधार ले। अगर बहुत गुस्से में उन्होंने बताया तो हम तो अभी कहने वाले थे ये पिया रूठते ही क्यों है, ये बताओ पहले। तो अब ये तो एक अलग ही विषय हो जाएगा कि पिया रूठते क्यों, बहुत लंबी बात हो जाएगी, है ना। हाँ, सब हमारी सब बहनों का ये दर्द है, दुखती हुई रग है कि रूठते क्यों हैं, और पता भी नहीं चलता, जब पूछो तो कहते हैं कुछ नहीं, अखबार पढ़ते रहते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, हम आपके इस दुख दर्द में हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करते रहिए इसी तरह से। और एक हमारी श्रोता ने यही बात कुछ इसी तरह लिख रखी है कि उन्होंने कहा है कि क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और समाज की नजरों से गिर जाता है। क्रोध आने का जो खास कारण है व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधि के द्वारा भी समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है। ऐसा ही लिखा है हमारे एक साथी ने, क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें नहीं बल्कि हमारे अहम को आती है। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती तो कहीं ना कहीं गतिविधि हमारे अनुसार नहीं होती। क्रोध हमारे अहम की अस्वीकृति है। अब तक इच्छा और आसक्ति क्रोध छूटना, जब तक इच्छा और आसक्ति है क्रोध छूटना मुश्किल है। बार बार क्रोध करने से मानसिक हानि, शारीरिक रूप से भी हम कमजोर बनाती है हमें, और हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। तो ये तो है कि घिर जाते हैं। सब लोग जानता है कि जो क्रोध करता है पहले खुद जलता है, तब सामने वाले को जलाता है। सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी है ये कि क्रोध जाता नहीं है। तो हानियां तो बहुत सारी है ना जी, हानियां बहुत सारी है और बहुत दोहा है इस पे। बहुत सारे हैं, लेकिन जी एक दोहा यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। यानी क्रोध, लोभ, मोह जब व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाले ये जो नकारात्मक भाव हैं, जिसके कारण ये ऐसे भाव हैं जिसके कारण बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। बिल्कुल सही और बात है। जैसे माचिस जलने से, जो आपने अभी बात कही नहीं कि माचिस जलने से पहले स्वयं जलती है, और इसी तरह क्रोध हमें पहले नुकसान पहुंचाता है और बाद में दूसरों को पहुंचता है। दूसरों को हमें लगता है कभी नहीं पहुंचता है। ऐसा हुआ। और क्या, देखो अगर थोड़ा भी समझदार है, पहले बात तो उसका मन शांत है। अगर आपको वो तटस्थ भाव से देख रहा है तो कहेगा अरे पता नहीं क्यों ये इतना चिल्ला रही हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका आनंद भी लेता है। नहीं, नष्ट उसका कुछ नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि उसको आपके ऊपर दया आ जाए कि ये बेकार ही इतना क्रोध कर रहे हैं या कर रही हैं, या लगे कि बेचारा बीमार है। कहीं ना कहीं से अगर आप ऐसा सोचने लगे खुद भी, तो आप देखिए क्या होगा, है ना। और इसमें एक और है बुआ कि अगर क्रोध करने वाला कोई व्यक्ति है परिवार में जी, तो घर में थोड़ा सा तनाव बना तो रहता ही है। थोड़ा सा कहाँ, हर समय डर लगता रहता है, पता नहीं कब माचिस की तीली जल जाए, है ना। वही ना, इसी तरह हो जाता है। और फिर देखिए ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा, घर से बाहर निकले तो गुस्सा, ट्रैफिक में अगर कहीं अटक गए तो नाराजगी, काम पूरा नहीं हुआ, ट्रैफिक में अटक गए तो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, तब भी नाराज हो जाते हैं। अरे वो लाल बत्ती जो बेचारी निर्जीव है, उसको पता भी नहीं कि वो लाल हो गई है इस समय, उसको देख के हम लाल पीले हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल। और वो समझ नहीं आता है कि भाई अब इनका क्या किया जाए और उनको समझाया कैसे जाए। अरे मजा तो तब आता है ट्रैफिक की, जब तुमने बात की, आगे बड़ा सा ट्रक रहता है और कम से कम मतलब 100 मीटर लंबी लाइन लगी हो, फिर भी पीछे वाला हॉर्न मार रहा होता है, तो लगता है भाई तुम ट्रक के ऊपर से उड़कर चले जाओ। अच्छा तो और कई बार तो वो ट्रक होता है ना सामने, जैसे आप बता रहे ट्रक, तो आगे बहुत आगे तक का नहीं देख पाते, इसलिए भी नाराज हो जाते हैं कि हमें दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो अब क्रोध का या नाराज होने का या गुस्सा करने का कारण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हम तो जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी फेहरिस्त, हर पल के हैं। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक दशा है बुआ। इसमें जरूरत है कि आप किसी चिकित्सक के पास जाएं, मनोवैज्ञानिक के पास जाएं और अपना इसका समाधान ढूंढे, पूछे, और सबसे पहले स्वीकार कर लें इस बात को। है ना। अरे जब स्वीकार नहीं करेंगे तो मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे क्यों? वो तो कहेंगे हम तो ठीक है, बाकी लोग हैं जो हमें गुस्सा दिला देते हैं, वरना हम तो गुस्सा करते ही नहीं। ये पूरा समाज जो है वो हमारे पीछे पड़ा है। अब आप पूछिए उनसे कि भाई आप इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज सारा काम छोड़ के आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपको गुस्सा दिलाता रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले आप स्वीकार करें कि आप में ऐसी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, आप गुस्सा हो जाते हैं। तो वैसे तो हमें लगता है कि 50% तक स्थिति वहीं संभल जाती है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आपको गुस्सा आता है। और ये भी फिर उसके बाद आप स्वीकार कीजिए कि वो गलत होता है। जी, तो एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा लेना, छोटा सा हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे।
अंतराल के बाद बुआ हम फिर आ गए हैं और बात चल रही थी क्रोध पर, जी, है ना, कि भाई स्वीकार कर लें और फिर इतना आसान नहीं है स्वीकार कर लेना, है ना, कि हम गुस्सा करते हैं और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और इससे हमें ही नुकसान होता है। तो पहले ये जो सबक हम लोगों ने बात कही, पहले उसको समझ लें, तभी आप ये स्वीकार कर पाएंगे कि गुस्सा करना बिल्कुल निरर्थक है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि लोग बताते हैं कि जो गुस्सा नहीं करते हैं उनसे ज्यादा डर लगता है। ऐसा क्योंकि क्योंकि आपने अगर गुस्सा कर दिया तो आपकी सीमा पता चल गई कि आप किस स्तर तक जाएंगे। अगर आपने उस गुस्से को पी लिया, बल्कि यूं कहें कि उसको पीना नहीं कहना चाहिए, बल्कि शांत अगर आप रह गए तो अगले वाले को ये था नहीं लगती कि आप किस हद तक जाएंगे। सही बात है। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? तो और उसमें खुद का ही नुकसान होता चला जाता है। तो आप बल्कि अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है तो आप आनंद लीजिए, जैसे सामने वाले पर गुस्सा आ रहा है तो उसका आप आनंद लीजिए। कहते हैं ना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए, तब गुस्सा नहीं आएगा। जी। और जैसे एक और बात होती है ना कि हम दोष लगा करके फिर वो आपा खो देते हैं। वो भी बहुत कभी-कभी रूप बहुत बुरा ले लेता है। घर परिवार की बात जब आती है कि जब दोषारोपण हो जाते हैं, फिर तो इतनी बातें निकल के आ जाती है, तो क्रोध तो कहीं अलग हो जाता है और स्थितियां कुछ और ही बन जाती हैं। तो क्रोध के लिए बस यही है कि पहली बात तो जैसे हमने कहा ना कि स्वीकार करें। तो धीरे धीरे कुछ देखो, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने भर से हो जाएगा, इसके लिए कुछ अभ्यास करना चाहिए जी। और जैसे बाकी सब चीजों के लिए एक मनोवैज्ञानिक ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, तो जैसे ABCD पढ़ना सीखा जा सकता है, वैसे ही जीवन जीना भी एक कला है, इसको सीखा जा सकता है। तो कैसे शांत रहना है, अब ये बात हो गई दूसरी कि हम गुस्सा छोड़ें या शांत रहना शुरू करें। तो कैसे हम शांत रह सकते हैं, इस बात का प्रयास करना शुरू कर दें। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या बुआ कि सबसे पहले हम सामने वाले की स्थिति में जाके बैठ खड़े हो जाएं। भाई मैंने गुस्सा कर दिया, अब आप हमें कहेंगे कि भाई दीपा तुम मेरी जगह पे अगर होती तो तुम क्या करती, तो शायद तब थोड़ी शांति आ जाती है और थोड़ा रुक जाता है इंसान, थोड़ा थम जाता है, सोचने लग जाता है तो अब ये तो जिम्मेदारी फिर सामने वाले की होगी ना दीपा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि दीपा खुद ये सोचे कि हम कैसे शांत रह सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठते ही आप कुछ अभ्यास करें, कुछ जैसे ओम, अनुलोम विलोम, इन सब चीजों पे, अपने श्वास पर ध्यान दें या आप जिस भी इष्ट को याद करते हैं, जैसे अगर हम ओम की बात करते हैं तो सांस जब अंदर लेते हैं तो ओ कहें, ओम। हर वक्त आप अपनी सांस पर ध्यान रखें तो आपको सामने वाले के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये क्या गलत कर रहा है। अक्सर ये होता है कि सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया इसलिए हमें गुस्सा आ गया जी। और तो इस तरह से जज बनिए उसके जी। और इस तरह से एक और कहते हैं ना कि जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर लेना चाहिए, और या फिर उस सिचुएशन से या स्थिति में से या उस जगह से हट जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, लेकिन दिमाग कहाँ काम करता है कि आदमी हटेगा, फिर कोई दोस्त चाहिए उसके लिए जो हटा के ले जाए। तो फिर वही साथ चाहिए, आप स्वावलंबी नहीं रह पाते। तो इसके लिए रेगुलर जो है बात जो हमने कहा, श्वास पर ध्यान दें या प्राणायाम करें या ध्यान करें, कहीं ना कहीं अपने आप को संयत करें। सुबह आप कम से कम 5 बार ओम बोलें, या जैसे भ्रमरी प्राणायाम है वो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ले जाता है। तीसरा एक और है कि आप किसी से उम्मीद न रखें कुछ जी। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखो दीपा बेटिया, अक्सर ऐसा होता है ना, देखो हमारे घर में क्या होता है, लड़के वाले और लड़की वाले, शादी की बात चली इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा। है ना, देखो क्या होता है, लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं जी। तो उसमें लड़के वाले जैसे आए, आपके दामाद आए घर में और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा और बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो हम कितनी तारीफ करते हैं जी, कितने अच्छे हैं, क्योंकि हम उनसे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसके अगर उल्टा क्या होता है कि जब कभी लड़के वाले हैं तो हम तो भाई कॉलर हमारी वैसे ही ऊंची रहती है ना। और भाई वो तो शादी के मंडप से लेकर के बहुत वो कहीं कुछ चीजों पे चलती रहती है। वो बना हुआ है ऐसे ही, हमारा मेंटालिटी वही है ना, हमारी मानसिकता वैसे ही बनाई गई है, उसको बिल्कुल वैसे ही खाद पानी दिया गया। तो क्या होता है ऐसे में, लड़की वाले कुछ भी करते हैं, हमें लगता है रुपए तो दिए, ठीक ठाक था, ठीक है 5100 दिया, जो भी है, लिफाफे में रख के नहीं दिया। फिर उसके बाद नहीं, अच्छा लिफाफे में दिया था, कितना रद्दी लिफाफा था, पता नहीं कहाँ से खरीदा था। मतलब कितनी चीजें हम सोचते हैं, फिर हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, वो आते तो ये करना चाहिए था, उनको ये लाना चाहिए था, वो लाना चाहिए था। तो ये अपेक्षाएं अगर हम ना करें शायद समाज में किसी से भी, घर परिवार समाज दोस्तों के साथ में, तो शायद बहुत हद तक हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं जी। और काबू पाकर फिर देखें, गीत सुने ना। हाँ। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो,
बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे, दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। भाई देखो ऐसा है ना, दलील सबकी होती है जी कि क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, अब हम क्या करें। हाँ देखिए ना, इसी तरह एक ये संदेश आया है बुआ कि क्रोध है तो बहुत खराब चीज, कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति वश जब क्रोध आता है तो सीधा साधा इंसान भी अपना आपा खो देता है जी। इसका समाधान मुश्किल ही लगता है और चीजों की तरह ये भी मनुष्य की एक स्वाभाविक क्रिया है। नहीं, ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है। फिर सबको आना चाहिए, सबको तो नहीं आता है। कैसे कुछ लोग शांत रह लेते हैं जी। सबसे पहले तो यहीं पर बात उठ जाती है कि पहली बात तो हमने समझ लिया कि परिस्थिति वश होता है ना, तो यानी कि जब वो परिस्थिति आएगी तब होगा, तो यानी आप इस पर संयम रख सकते हैं जी। क्योंकि 100% लोग गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, है ना, बिल्कुल 90% करते हैं। वो 10% जो भी हैं वो कैसे संयम रख पाते हैं। ये उसकी तरह नहीं है कि आपको लगी है तो पेशाब करने जाना ही है, नहीं करेंगे तो हो जाएगा जी, यानी हम करते हैं जी। क्यों हम बच्चे जब करते हैं कुछ गलती तो हम डांट मार लेते हैं, और वहीं कोई मेरा बड़ा कोई कुछ वही काम करता है तो हम नहीं बोलते हैं जी। तब हम संयम रख लेते हैं। या आपको अगर नौकरी का डर रहता है, आप किसी व्यवसाय में हैं या कहीं नौकरी में हैं और आपके बॉस ने अगर आपको डांटा है, गलत डांटा है, आपको पता है, उसने यहाँ तक कि नौकरी से निकाल दिया, निकालने की नौबत आ रही है, चूंकि आपका उससे पैसा जुड़ा है तो आप उसके सामने बिल्कुल झुके रहते हैं, है ना। जी, तो इसका मतलब कि हम रोक सकते हैं अपने आप को। तो पहली बात तो यही समझ लें कि आप में वो ताकत है कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये बिल्कुल परिस्थिति वश नहीं होता है, आपकी स्थिति और आपकी मनस्थिति वश होता है। जी, यानी कि ये हम चाहते हैं, हम कैसा चाहते हैं अपने आप को बनाना, हम बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसी छवि आप अपनी समाज में देना चाहते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर हाँ बिल्कुल है। जैसे कि आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। क्यों हम जब बहुत थके रहते हैं और हमारा कोई खास मित्र आता है तो हम दुगना काम फिर से कर लेते हैं, जबकि अभी हमारी उठने की भी क्षमता नहीं थी। बिल्कुल। तो यानी हमारी मन की स्थिति मन की स्थिति है। क्रोध भी ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज नहीं है, अस्वाभाविक है, और इस पर संयम रखना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल
बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने गीत सुनाया, हाँ। तो ऐसे कुछ मीठा मीठा गीत सुन लीजिए। चलिए। तो गीत सुन रही हो? हमने सोचा ठंडी हवा में ले चलोगी। चलिए लेके चलते ना, ठंडी हवा में ही लेके चलते हैं। क्या बात है, दोनों काम एक साथ। जी। ये जो लहराती हुई आती है ना बुआ, इसका ना कोई रंग है ना कोई अंग है, फिर भी जब तक है तब, जब तक ये है तब तक सब, तब तक ये संग है तब हमारा यानी कि जीवन है। बिल्कुल है ना। हवा है तो जीवन है, सिर्फ कुछ पलों के लिए ही हम सब सांस रोक कर रह सकते हैं। निर्जला व्रत में कहा जा सकता है, फलाहार में रहा जा सकता है, बिना खाए रहा जा सकता है और हम रहते भी हैं, लेकिन सांस लिए बिना हम नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात। और हवा देखिए ना, आती है गर्म हवा भी आती है, लेकिन जब ठंडी बयार बन के आती है तो सभी को अच्छी लगती है। मन की जो तन की थकान होती है बुआ वो उतर जाती है, मन की उलझन को भी कहीं ना कहीं शांत कर देती है ठंडी हवा। जैसे घर की खिड़की पे बैठकर आप कहीं समुद्र के किनारे बैठे हो, या ये ठंडी हवा में किसी न किसी की हमें याद दिलाती है ना। और वो जो अपने पास नहीं है, जो हमें लगता है कि बस इसी वक्त हमारे पास आ जाए, जब हम ठंडी ठंडी हवाएं हमारे बालों को, हमारे गालों को छूती है। जी हाँ, हवा अपने साथ बहुत कुछ उड़ा कर ले आती है, जैसे खुशबू और बहुत सारी यादें, जैसे अभी तुमने कहा। और ख़ास तौर से खुशबू की अगर हम बात करें तो व्यंजन बहुत सारे पता चल जाते हैं कि आसपास क्या बन रहे हैं। ये सारी खुशबू जो है हमें यादों में ले जाती हैं, किसी की याद बनकर आती है हवा। और जैसे कि कभी नानी की या दादी की, उनकी याद भी लेकर आती है हवाएं जब आती हैं। तो कभी फ़ोन पर लगातार बात कर लेते हैं, तो कभी उनकी यादें जो हैं हवाओं के माध्यम से हमें जोड़ देती हैं। हवाएं हमें जीवन में शिक्षा भी देती हैं, जैसे कि सुंदर पंक्तियों में चित्रण है ना, इस नदी की धार में
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो होगी, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो होगी। जी, बहुत सुंदर। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी बाती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। कहानी सुनने के लिए चांदनी रात बहुत खूबसूरत होती है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। और ये ठंडी हवा बुआ, वेदों पुराणों में इसको 7 शाखाओं में बांटा गया है।
लोग ये समझते हैं कि भाई वायु है तो इसके तो जो रूप बदलते रहते हैं, जैसे गर्म वायु हो गई या समान वायु या ठंडी वायु, लेकिन हमारे वेद पुराण कहते हैं 7 प्रकार हैं। वो है प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। तो भाई ये 7 प्रकार तो हैं, लेकिन हमारा देश जहां हम रहते हैं ये सबसे ठंडा स्थान और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। और उसके साथ साथ हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में पड़ता है, जो दूसरा बड़ा स्थान है, ठंडा स्थान, यानी -45 डिग्री यहाँ का तापमान जाता है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, द्रास जी। और यहाँ लोग इसकी खूबसूरती और ठंडक का लुत्फ उठाने आते हैं। साथ ही एक और बात है कि हमारे देश के सिपाही ऐसी कड़कड़ाती ठंड में भी मुस्तैदी से हमारी रक्षा के लिए वहाँ डटे रहते हैं, जो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। और द्रास के साथ बुआ बहुत सारी ऐसी ठंडी हवा और बर्फीली वादियों का आनंद उठाने के लिए बहुत सारी जगह है हमारे देश में। जैसे तवांग है जो अरुणाचल प्रदेश में है, स्पीति है वो भारत और तिब्बत के बीच में जो हिमालय पर्वत में छोटा सा शहर है जी। फिर सियाचिन ग्लेशियर है, सोना पास है, किलोंग, सोनमर्ग, मनाली, ये सारी जगह है जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बहती है। और अगर इतनी ठंडी जगह में जाने की हम रखते हैं कि रोमांचक हमें जगह पे जाना है तो जाया जा सकता है। और वैसे तो आजकल देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने और सब जगह ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। महकी ठंडी हवा ये बता, वाह 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 वाह, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता, वाह 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 वाह। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा, वाह 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 वाह। प्यार का सफर महकी ठंडी हवा ये बता, वाह 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 वाह, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता, वाह 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 वाह। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, यार से तो जावा में जुआ, वाह 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 वाह। बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, 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 बॉम्बे गोवा या। तो कहीं भी जाइए ठंडी ठंडी हवा लहराती हुई बहुत सारी जगह है। बॉम्बे से गोवा जैसे इस गीत में बता रहे थे जी। यहाँ पे हर वक्त तो नहीं मिलती ठंडी हवा, लेकिन जो हम जगह बता रहे थे ना अपनी किलोंग या सोनमर्ग, इस तरह से जो जितने उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पे जा कर के और ठंडी हवा में ठिठुरना बहुत अच्छा लगता है। नहीं जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे ये साथ साथ चलती हैं, खासतौर से इन वादियों में जहाँ तुमने बात की उनमें हमारे साथ साथ चलती हैं। उसके साथ साथ हमें ऊनी कपड़ों की याद दिलाती हैं और खुद जब आती हैं तो जाहिर है कि फिर हमें ऊनी कपड़ों को अपने साथ रखना पड़ता है। और उस ऊनी कपड़े में से, रजाई में से, कंबल में से हाथ निकाल कर गरम गरम चाय पीते हैं। हाथ निकालना अच्छा नहीं लगता
अच्छा नहीं लगता कि चाय के लिए तो निकालना अच्छा चाय के लिए निकालना, चाय तो पीने की इच्छा होती है बुआ, लेकिन वो हाथ निकालना ना, हाथ ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे जो व्यंजन है वो हमें याद दिलाते हैं। जब ठंडी हवा चलती है तो गजक है, चिक्की है, ये सब हम खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, ये सब चीजें जो है वो ठंडी हवा अपने साथ लेकर आती है। और घर की छत पे अंगीठी जो लगाते हैं या घर के नीचे बाहर अड़ोस पड़ोस के सब लोग बैठ जाते हैं उस अंगीठी के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक अलग ही आनंद होता है। पूस की हड्डियां गला देने वाली शीत लहर हो या फिर जेठ की त्वचा भून देने वाली तपती लू, हमारे देश के किसान व जवान को कोई अपने कर्तव्य से नहीं दिगा सकता। तो भाई हमने अपने वीर सैनिकों की तो बात की, वहीं इन्होंने इसकी भी याद दिला दी कि किसान भी उसी तरह से डटे रहते हैं। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा भी लिखा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जी। तो इसकी भी याद दिला दी। वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे कोई भी मौसम हो, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं कपकपाती ठंडी वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उन सब ये सब इनके लिए बेमानी होती हैं। ये उसी तरह से डटे रहते हैं काम बिल्कुल में। और जब उनके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम कितनी सुविधाओं में रह रहे हैं भाई, इतना नहीं ठिठुरना चाहिए, चलो उठो और अपना घर का काम करें है ना। बिल्कुल। और सब लोग करते भी हैं। जी, लोग करते भी हैं। और बुआ, बर्फीली स्थानों पर अगर भ्रमण किया है तो बहुत सारे अनुभव हमारे श्रोताओं को याद आए होंगे। बिल्कुल याद आए होंगे, और नहीं भी याद आए हैं तो आप फिर से भ्रमण कीजिए और आनंद लीजिए, और फिर याद कीजिए कि जो लोग वहां रहते हैं तो कितने कितने संघर्ष करते हैं। तो हर जगह का मौसम का आनंद लेना चाहिए। ठंडी हवाएं तो ठंडी हवाएं ही हैं। खासतौर से जो हमने क्रोध की बात की, हाँ पहली बात तो क्रोध आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो ये जो हमने बात कही कि यादें लेकर आती हैं ठंडी हवा, तो क्रोध लेकर चली भी जाती है। तो जब आपको बहुत गुस्सा है तो आप ठंडी हवा में बैठ जाइए। ऐसा करें। हाँ। और ये साथ में ऐसा भी है ना कि हो सकता है क्रोध वहां छूट भी जाए। हाँ बिल्कुल, निकल जाता है। आप ठंडी हवा में जाते हैं तो बहुत मन हल्का होता है। और आज देखिए वक्त हमें ये कह रहा है कि अब अलसी की बात तुमने की नहीं, लेकिन अब तो समय नहीं है, तो भाई इसको भागम भागे में नहीं करेंगे जी, क्योंकि तो हम कभी अगले किसी और दिन पर हम इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो आज तो हम विदा लेते हैं बुआ। तो दीपा माहेश्वरी का और प्यारी बुआ का हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। सखी सहेली।